भागने वाले हमलावर के माथे पर एक कट पड़ा और बस उसका वहीं पर अंत हो गया। विपिन ने फटाक से उसके आसमान से गिरती हुई लाश को पकड़ा और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। कुल मिलाकर उसे ये सब करने में 5 सेकंड भी नहीं लगे। उधर अपने साथी को देख नीचे वाले एक्सपर्ट ने भी अपनी तलवार एनर्जी विपिन की तरफ चला दी, जो झट से उसके सामने पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो तलवार एनर्जी सीधे विपिन के सीने को भेद कर आगे बढ़ जाएगी, पर तभी न जाने कहां से एक बूटी विपिन के सामने आ गई और उसने उस वार को रोक लिया। ये क्या, इसकी तो दांत भींचते हुए नीचे वाले हाई किंग लेवल वाले एक्सपर्ट ने अपनी एनर्जी को पूरी लिमिट पर पहुंचा दिया ताकि उस बूटी को तोड़ सके। वो बूटी खीरे की शेप में थी, लेकिन मजबूत इतनी कि मानो किले की दीवार हो। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसे तोड़ ना पाया। तभी अचानक से हाई किंग लेवल वाले एक्सपर्ट को झटका लगा और वो डर गया। कहीं ये हाफ गॉडली लेवल की चीज तो नहीं है। वो हाई किंग लेवल पर था और उसके हाथ की तलवार भी इसी लेवल की थी, इसलिए हिसाब से तो किसी भी हाई किंग लेवल की चीज को उसे रोक पाना मुमकिन नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी एक मामूली सी बूटी ने उसे और आगे जाने से रोक दिया। इसलिए ये तो पक्का था कि उस चीज का लेवल उसकी सोच से ज्यादा था और वो समझ गया ये नामुमकिन है। मैं ऐसे किसी को कभी हरा नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। हमलावर समझ गया था कि वो अकेले ही विपिन को मार नहीं सकता था, इसलिए वो भी दुम दबाकर भागने लगा। लेकिन वो मुड़ता इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक उड़ती हुई बूटी उसके मुंह की तरफ ही आ रही थी। एक ही बार में बूटी का शेप सीधे हाई किंग लेवल के एक्सपर्ट के सिर पर छप गया और इंसल्ट के शौक से वो नीचे गिरने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसा एक हाई किंग लेवल का एक्सपर्ट महज एक बूटी के हाथों मारा गया। विपिन ने वो बॉडी भी अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दी। 2 हाई किंग लेवल को हराने के बाद भी विपिन के चेहरे पर एक मुस्कान भी नहीं आई। वो नहीं जानता था कि यहाँ पर ऐसे ना जाने और कितने छिपे बैठे थे, इसलिए वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब कुछ देर बाद तक भी कोई मूवमेंट्स नहीं दिखाई सुनाई दी तो विपिन ने चैन की सांस ली। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ वो दोनों ही छिपे हुए थे, उसने मन ही मन कहा। उसे ऐसा लगा था कि पहले वाला पूरा ग्रुप ही जाल बिछाकर बैठा हो, लेकिन जब काफी देर तक कोई भी नहीं आया तो उसे लगने लगा कि शायद वहां पर और कोई था ही नहीं, वरना अगर होता तो बाकी दोनों से लड़ते हुए पल भर के लिए जब वो खतरे में पड़ा था तो उस मौके का फायदा कोई न कोई उठा ही लेता। खैर नहीं थे तो अच्छा ही था। उन दोनों को भी जरूर पहरा देने के लिए छोड़ा होगा ताकि कुछ हो तो वो रिपोर्ट कर सकें, और बाकी शायद सुधा और प्लेटफार्म को ढूंढने के लिए आगे गए होंगे। उसने ध्यान से सोचा, मैंने उन दोनों को मारने से पहले स्पेस सील कर दिया था, इसलिए लगता तो नहीं कि लड़ाई की शॉक वेव या फिर जानकारी कहीं बाहर गई होगी। यानी बाकियों को अभी मेरे यहाँ होने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और विपिन के दिमाग में बना एक आइडिया और फिर उसका डबल रोल बाहर आ गया, उसका क्लोन। उन चारों हाफ गॉडली लेवल के बीस्टों को काबू करने के बाद विपिन ने उनका कुछ खून भयानक और अपने क्लोन को भी दे दिया था। विपिन तो परफेक्ट टेक्निक ना होने की वजह से लेवल पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये प्रॉब्लम उसके क्लोन के साथ नहीं थी और इसलिए वो हाई किंग लेवल के भी टॉप पर पहुंच गया था और फिर से विपिन से ज्यादा ताकतवर बन गया था। खैर उसे बाहर निकालने के बाद विपिन ने कहा, एक तुम लो, एक मैं ले रहा हूँ, ठीक है? क्लोन विपिन का इशारा समझ गया और अगले ही पल उसने उन मरे हुए दोनों में से एक एक्सपर्ट का भेस ले लिया, उसका जिसका सिर बूटी से चिपका दिया गया था। उस क्लोन के पास भेस बदलने के लिए कोई ताबीज तो नहीं था, लेकिन वो ईश्वरी लेवल का कमल जिससे उसकी बॉडी बनी थी, उसके अंदर पानी के जैसे गुण थे जिसकी मदद से वो जिसका चाहे रूप ले सकता था, जो चाहे आकार बना सकता था। इसलिए ही तो उसकी बॉडी में कहीं पर भी डेंट लग जाए वो फिर से ठीक हो जाता था। इधर अपना भेस बदलने के बाद क्लोन ने झट से उन एक्सपर्ट्स के कपड़े पहने और फिर अपनी आत्मा एनर्जी को बिल्कुल कम पर ले गया और उधर विपिन ने भी दूसरे एक्सपर्ट का भेस ले लिया। उसके बाद उसने उन दोनों की तलवारों को टच किया और उन्हें अपने काबू में कर लिया। और 2 हाई किंग लेवल की तलवारें, उनका भेस परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि ब्लड लाइन चेक करके भी असलियत बता पाना नामुमकिन था। लेकिन हाँ, उसके क्लोन के भेस में कुछ गड़बड़ थी, जैसे उसकी आभा, खासकर उसकी आत्मा की। लेकिन क्योंकि वो उन दोनों की हाई किंग लेवल की तलवारें पकड़े थे
तो शायद काम बन जाएगा। आखिरकार हाई किंग लेवल की चीजों में अपनी चेतना जो होती थी, जिसकी वजह से उन्हें काबू में करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए हो सकता था कि इन दोनों तलवारों को उनके हाथ में देखकर शक करने वाला भी शक करना बंद कर दे और उसे अपने दिल का वहम मान ले। सब तैयारी होने के बाद विपिन ने उनके भेस डबल चेक किए और फिर कुछ एडजस्टमेंट की, और जब उसे कमी दिखाई देनी बंद हो गई तभी उसने हाँ कहा। फिर वो आगे बढ़ गया और क्लोन को पीछे आने के लिए कह दिया। असल में उन दोनों पहरेदारों को बाद में आने के लिए हाफ गॉडली लेवल के एक्सपर्ट ने अपने पीछे कुछ निशान छोड़े थे, जिसका फायदा उठाकर विपिन ने उनका रास्ता खोज लिया था, और बस इसी वजह से वो देखते ही देखते शहर के अंदर चले आए। उस लुटे पिटे हुए शहर में हवा भी ताजी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ तो अजीब था, ऐसा कुछ जो शमशान जैसी फीलिंग देता था। यहाँ पर सांस लेने से भी मन पर दबाव पड़ता हुआ सा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे बस कुछ कदम बाद ही चलना नामुमकिन हो जाएगा। विपिन जैसे स्टेमिना वाले इंसान का भी यहाँ दम घुट सा रहा था, एनर्जी दब रही थी। ये सब देख अचानक से विपिन के दिमाग में एक ख्याल आया और एकाएक ही उसने अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगा लिया। जैसे ही कट लगा, आसपास की दूषित हवा उस घाव पर लगने लगी और उसे कुछ इस तरह से घेर लिया कि उसकी रिकवरी हो ही ना पाए। ये देख विपिन ने उस हवा को दूर कर रिकवरी जल्दी करने के लिए अपनी एनर्जी भी सर्कुलेट की, लेकिन काफी देर बाद वो सिर हिलाता रह गया। आमतौर पर तो ऐसी छोटी सी चोट को ठीक होने में 5 सेकंड भी नहीं लगते थे, लेकिन आज एनर्जी सर्कुलेट करने के बाद भी उसका घाव कई मिनटों तक ठीक नहीं हो पा रहा था और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो ठीक हो पाएगा। सच में इस जगह पर कुछ तो अजीब था। तभी तो श्रेष्ठ संजू यहाँ पर लगी चोटों से वापस जाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाए थे और उन्हें मौत का इंतजार करना पड़ रहा था। जरूर वो इसी हवा का काम था, विपिन ने सोचा। फिर उसने एक बोतल निकाली और थोड़ा सा चिकन सूप अपने घाव पर डाला। पानी घाव पर लगते ही उसमें से कुछ काला धुआं सा उठा और फिर घाव तुरंत ठीक हो गया और विपिन समझ गया, यहाँ पर मुझे ध्यान से आगे जाना होगा ताकि मुझे चोट ही ना लगे। उसने खुद से कहा। बाकी लड़ाकू उसके जैसे लक्की नहीं होते थे कि जिनके पास ऐसा चूजा हो जिसके नहाने के पानी से घाव ठीक होते हों, और इसलिए ही घाव लगने के बाद ही इस हवा से उनके घाव पक्के हो जाते थे। इतने पक्के कि यहाँ से निकलने के बाद भी वो ठीक नहीं होते थे, बल्कि और खराब हो जाते थे, और फिर एक दिन उनकी दुखद मौत हो जाती थी। विपिन ने खुद तो ये सब ध्यान में ले लिया, लेकिन फिर उसे क्लोन की याद आई। अगर उसकी एनर्जी काम नहीं कर रही थी तो शायद क्लोन की भी नहीं करेगी, और अगर वो घायल हो गया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए उसने उसे भी एक बोतल दी और कहा, एक तुम भी रख लो, जरूरत पड़ी तो काम आएगी। उसके क्लोन ने बोतल पकड़ी, लेकिन उसे अपने पास रखा नहीं, बल्कि उल्टा विपिन को ही ऐसे देखने लगा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। और फिर ऐसे ही विपिन को देखते हुए उसने अपने हाथ पर एक कट लगाया। घाव गहरा था, दर्द भरा भी लग रहा था, खून निकल रहा था। उसे ड्रामा करते देख विपिन सोच में पड़ गया। उसे कोई आइडिया नहीं था कि क्लोन आखिर कर क्या रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता, क्लोन ने अपनी एनर्जी सर्कुलेट करनी शुरू कर दी और फिर चमत्कार, कट से काला धुआं निकला और घाव भर गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो, और विपिन की बोलती बंद हो गई। उसे ऐसे देख क्लोन ने हाथ पीछे किए और किसी एक्सपर्ट की तरह बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कमजोर। और विपिन का मुंह फूल गया। वो चिल्लाना चाहता था, तू मैं है, मेरी ही वजह से तो तू है, लेकिन वो जानता था कि क्लोन से बहस करके कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से उसे अनदेखा किया और फिर आगे बढ़ गया। शहर में फैली इस खराब हवा के बावजूद भी कम से कम यहाँ पर खंडरों के बीच में कहीं कहीं हरियाली थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे इस फटे हाल जगह पर कुछ वक्त बाद नया बसंत आने वाला था। मौत के इलाके में नई जिंदगी पनप रही थी, मानो नेचर अपनी पावर दिखा रहा हो कि कैसे वो किसी भी जगह पर हालात बदल सकता था और सब कुछ बेहतर कर सकता था। और विपिन भी जानता था कि इस खराब हवा के बीच भी अगर ये जड़ी बूटियां उग रही थीं तो इनके अंदर कमाल की पावर होगी और ये दुनिया की आम जड़ी बूटियों से काफी अलग भी होंगी, और शायद इन्हीं की वजह से ही इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस ब्रोकन सिटी में चले आते थे। ये मालूम होने के बावजूद भी कि यहाँ पर कितने खतरे थे, बस इस आशा में कि ये जड़ी बूटियां उन्हें मिल जाएं जिसकी वो दवाइयां बना सकें, ऐसी दवाइयां जो नॉर्मल दवाइयों से ज्यादा असरदार होती थीं। गॉड हॉल के लोगों के सुराग के पीछे पीछे जाते हुए भी विपिन ने चीजें जमा करना नहीं छोड़ा था। इसलिए जो भी जड़ी बूटियां उसकी पहुंच में थी
वो सब जमा करता हुआ आगे बढ़े जा रहा था वो। और ऐसी चीजें लेते हुए कुछ देर तक चलने के बाद अचानक से उसे सामने ही कुछ टूटी हुई बिल्डिंगों के झुंड दिखाई दिए। ये जगह पहले वाली जगहों से थोड़ी अलग थी। अब तक वो जहां से भी आया था उन जगहों का हाल ऐसा था जैसे बहुत वक्त बीत जाने पर किसी जगह का होता था, लेकिन इन बिल्डिंगों पर जो निशान थे वो नए लग रहे थे, मानो किसी ने अभी अभी उनका ये हाल किया था। और विपिन समझ गया यहाँ पर जरूर कोई लड़ाई हुई है। अपनी पारखी नजर से विपिन ने यह भी पता लगा लिया कि ये सब ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पहले ही हुआ होगा, तभी ये निशान नए से दिखाई दे रहे थे, वरना यहाँ की हवा उन निशानों को भी पुराना सा बना देती और फर्क करना मुश्किल हो जाता। पर इसी के साथ ही अब एक सवाल और उठता था, गॉड हॉल के लोग रमन तक पहुंच गए थे या फिर उन्होंने सुधा को ही ढूंढ लिया था। सवाल का जवाब जानने के लिए विपिन रुका और ध्यान से उन निशानों को देखने लगा ताकि उनसे कोई जरूरी जानकारी मिल सके। लेकिन तभी अचानक से उसे पसीने आने लगे और फिर ऊपर से एक पावरफुल एनर्जी सीधे उसकी तरफ आई। डिफेंस में विपिन तुरंत पीछे हो गया और उसने अपने आसपास 6 की 6 तलवारों की एक लेयर बना ली। लेयर बनते ही ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कि टीन के ऊपर बारिश की बूंदें गिरने पर आती थी। विपिन ने ऊपर देखा, ऊपर तो कुछ भी नहीं था, पर नीचे देखा तो दिखाई दिया एक बड़ा सा झुंड काली परछाइयों का जो कि धरती से बाहर आ रहा था, मानो नर्क से नर्क दूतों की सेना आ रही हो।